Today we are going to learn about the life cycle of a malarial parasite. We know that malarial parasite is Plasmodium, which is actually carried from female Anopheles mosquito, which is actually the vector or carrier for the malarial parasite Plasmodium. This Plasmodium, which is malarial parasite, इसकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है स्पोरोजोइट, यानी कि ये स्पोरोजोइट स्टेज में एक इंसान के अंदर एंटर करता है। ये स्पोरोजोइट इसके मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, और जब ये मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है तो ये इन स्पोरोजोइट्स को उसके अंदर ट्रांसफर कर देती है। नाउ लेट अस सी हाउ इट ट्रांसफर्स इट। जब भी कोई मॉस्किटो किसी इंसान को बाइट कर रहा होता है ब्लड सक करने के लिए, तो ताकि वो ब्लड स्किन के अंदर सबसे पहले जो ब्लड वेसल है उस तक पहुंचना होता है, वो पहुंचता है अपने माउथ पार्ट से, जिसे हम प्रोबोसिस कहते हैं। वो ये प्रोबोसिस एंटर करता है स्किन के नीचे ब्लड फ्लो में। ये ब्लड लगातार फ्लो होता रहे और वो इसे सक करते रहे, इसके लिए वो ज़रूरी है कि वो इसको कोगुलेट ना होने दे। इसके लिए ये अपना सलाइवा, जो कि एक एंटी कोगुलेंट होता है, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, वो सलाइवा इंसर्ट करती है थ्रू दिस प्रोबोसिस इनसाइड दिस ब्लड वेसल। जब सलाइवा इसके अंदर इंसर्ट होता है, उसी टाइम पे जो स्पोरोजोइट्स होते हैं जो इसकी सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद होते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। दिस इज हाउ अ ह्यूमन एक्वायर्स एन इन्फेक्शन। नाउ विल गो थ्रू इन डिटेल the complete life cycle of malarial parasite. This is the complete life cycle of a malarial parasite. We'll start the life cycle जब एक Anopheles mosquito एक healthy human को ब्लड सक करने के लिए बाइट करती है। जब फीमेल एनोफिलिस ब्लड सक करने के लिए एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करती है, तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद ये सभी स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं उस इंसान के ब्लड वेसल में, जैसे कि अभी हमने देखा था। नाउ काफ़ी देर तक ये इस ब्लड वेसल के अंदर टहलते रहते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन ऑर्गन पे, जो कि है लिवर। दे रीच द लिवर सेल्स, दैट इज हेपेटोसाइट्स। ना होता क्या है, ये स्पोरोजोइट जब लिवर में एंटर करता है, ये लिवर में एंटर करते ही कन्वर्ट हो जाता है क्रिप्टोजोइट में। क्रिप्टोजोइट वापस फिर कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसे कहते हैं शिजॉन्ट। ये शिजॉन्ट कई सारे क्रिप्टोमेरोजोइट्स बनाता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज शिजोगोनी। थोड़ा सा शिजोगोनी को भी समझ लेते हैं। शिजोगोनी एक तरह का शिजोगोनी इज अ टाइप ऑफ मल्टीपल फिशन। ये एक तरह का मल्टीपल फिशन होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं, जो कि कुछ स्पोरोजोन्स करते हैं। जैसे मल्टीपल फिशन होता है, सेम ऐसे ही शिजोगोनी होता है। वो स्ट्रक्चर जो कि शिजोगोनी यानी कि मल्टीपल फिशन करेगा, उसको हम शिजॉन्ट कहते हैं। तो जहाँ पे भी शिजॉन्ट आ जाए, मतलब समझ लीजिए वो क्या करेगा, वो शिजोगोनी करेगा यानी कि मल्टीपल फिशन करेगा और बहुत सारे क्रिप्टोमेरोजोइट्स बना लेगा। ये क्रिप्टोमेरोजोइट्स नई लिवर सेल्स को इन्वेट करते हैं और फिर बन जाते हैं अंदर जाकर मेटाक्रिप्टोजोइट्स। ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स फिर से शिजोगोनी करते हैं और मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स बना लेते हैं। मतलब जब पहली बार सेल में एंटर करा तो क्रिप्टोजोइट, जब दोबारा एंटर करा तो मेटाक्रिप्टोजोइट। क्रिप्टोजोइट ने डिवाइड करके मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स बना लिया, क्रिप्टोमेरोजोइट्स बना लिया। वैसे ही मेटाक्रिप्टोजोइट्स ने डिवाइड करके मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स बना लिया। ये मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट्स फिर से हेल्दी सेल में एंटर करेंगे और वहां पे फिर यही साइकिल रिपीट करते रहेंगे बहुत बार। जब लिवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स, जब ये बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएंगी इन मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट से, ये लिवर सेल को बर्स्ट करेंगी और किस में एंटर कर जाएंगी, आरबीसी में।
नाउ शिज़ोगोनी मतलब मल्टीपल फिशन कर रहे थे। अभी जो शिज़ोगोनी हो रही थी वो लिवर में हो रही थी, तो हमने उसको क्या नाम दिया? हमने उसको नाम दिया लिवर शिज़ोगोनी, क्योंकि ये आरबीसी में एंटर करने से पहले होती है, इसलिए प्री एरिथ्रोसिटिक लिवर शिज़ोगोनी। जब ये मेटाक्रिप्टोमेरोज़ोइड्स आरबीसी में एंटर कर जाते हैं तो ये बना लेते हैं अंदर जाकर ट्रोफोज़ोइड। ट्रोफोज़ोइड नाम में ट्रोफो लगा हुआ है, मतलब ये न्यूट्रिशन गेन करने का काम करेंगे। ट्रोफो का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ये ट्रोफोज़ोइड बहुत सारा न्यूट्रिशन आरबीसी का साइटोप्लाज्म पे गेन करते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाते हैं। इनका साइटोप्लाज्म धीरे धीरे किनारे हो जाता है, पेरिफेरल रीजन में आ जाता है और बीच में ये एक सेंट्रल वैक्यूल बना लेते हैं। वैक्यूल बनने की वजह से साइटोप्लाज्म तो किनारे शिफ्ट ही हो जाता है, साथ में इनका न्यूक्लियस भी एक जगह किनारे आ जाता है और थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है ये पूरा स्ट्रक्चर। ये दिखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक सोलर इक्लिप्स के टाइम पे हमें दिखता है रिंग, उसी तरह, इसीलिए इसका नाम सिग्नेट रिंग स्टेज कहा गया है। और ये सिग्नेट रिंग स्टेज एक्चुअल में क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्लिनिकली टेस्ट होते हैं तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है पता कराने के लिए कि हाँ पर्सन को मलेरिया है। ये सिग्नेट रिंग स्टेज थोड़ी टाइम बाद इसमें स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस डेवलप हो जाते हैं और ये अमीबा की तरह लगने लगती है। इस स्टेज को कहते हैं एमीबॉइड ट्रोफोजोइड। अमीबॉइड ट्रोफोजोइड के अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे होंगे। दीज ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली these are called as Schaffner's granules. These granules are called as Schaffner's granules, जो कि किस में प्रेजेंट है? एमीबॉइड स्टेज में। ये भी खूब सारा न्यूट्रिशन गेन करती है और साथ में अब जो इन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, ये इसको भी खाना शुरू कर देती है। होता क्या है, ये हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है एक हेमाटिन में। This hemoglobin, let us see, this hemoglobin present in the RBC is converted into hematine, जो इनका खाना होता है। बचा हुआ हेमाटिन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, majority of hematine is considered their food and rest of the hematine जो बचा रह जाता है, it is converted into a toxic pigment called as hemozoin, which is very toxic. और ये हीमोजोइन प्रेजेंट रहते हैं कहाँ? इन आरबीसीज में। नाउ दिस amoeboid trophozoid gets converted again into a schizont after gaining ample of nutrition, and schizont means it will undergo schizogony. It undergoes schizogony and forms merozoites again. जब ये मेरोजोइड्स बहुत ज़्यादा भर जाते हैं इस आरबीसी के अंदर तो डेफिनेटली आरबीसी क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। आरबीसी बर्स्ट होने पर ये मेरोजोइड्स बाहर निकल आते हैं और साथ में बाहर निकल आता है हीमोजोइंग पिगमेंट। एक बार और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। जब ये आरबीसी यहाँ पे बर्स्ट हो जाती है, सपोज दिस इज द आरबीसी एंड ये बर्स्ट हो गई, जब इसके अंदर बहुत सारे मेरोजोइड्स थे, ये मेरोजोइड्स तो बाहर निकल कर आ ही जाते हैं पूरे, इनके साथ साथ बाहर आ जाता है वो टॉक्सिक, दैट इज हीमोजोइन। यही कारण होता है चिल्स और फीवर का। मतलब जब भी आरबीसी बर्स्ट होती है एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी करने के बाद और हीमोजोइन बाहर निकलता है, इसकी वजह से एक मलेरियल पेशेंट को बहुत ज़्यादा शिवरिंग, दैट इज चिलिंग, और बहुत तेज फिर बुखार चढ़ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दिस हीमोजोइन पिगमेंट। नाउ नेक्स्ट इज these merozoites, they enter into new and fresh RBCs and some of them they enter back to the liver. कुछ वापस लिवर में चले जाते हैं और फिर से लिवर शिजोगोनी करने लगते हैं। क्योंकि आरबीसी से निकल कर गए हैं तो हम इस फेज को पोस्ट एरिथ्रोसिटिक लिवर शिजोगोनी कहते हैं, जो वैसे ही रिपीट होता रहता है। बाकी जो बचते हैं वो फ्रेश आरबीसी को इन्वेट करते हैं और जो अभी एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी थी, ये एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी फिर से रिपीट करते हैं यहाँ पे। ओके ना, क्या होता है इसके बाद बहुत बार रिपीटेड मल्टीपल टाइम रिपीट करने के बाद एरिथ्रोसिटिक शिजोगोनी कई साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद ये क्या करते हैं, कई साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद ये क्या करते हैं, ये
रुक जाते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रो और मेगा गैमेटोसाइट में। कन्वर्जन ऑफ माइक्रो एंड मेगा गैमेटोसाइट इज कॉल्ड एज गैमेटोसाइटोसिस। इट इज कॉल्ड एज गैमेटोसाइटोसिस। नेक्स्ट, उसके बाद गैमेटोसाइटोसिस करने के बाद ये क्या करते हैं, इसी तरह गैमेटोसाइट्स के फॉर्म में पड़े रहते हैं आरबीसीज में, या तो ये डिजेनरेट हो जाएंगे, नहीं तो अगर इन्हें कोई एनाफिलिस मस्कीटो एज अ ब्लड मील लेगी तो ये क्या करेंगे, दे विल बी टेकन अप बाय द मस्कीटो एंड दे विल स्टार्ट नाउ देयर न्यू फेज इन द न्यू होस्ट। अभी तक जितना कुछ हो रहा था ह्यूमन में, ये सारा क्या था, ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन था, इसमें ये ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे। तो दिस वाज ए सेक्शुअल फेज दैट वाज occurring actually in the humans, and now they will start sexual cycle in the female Anopheles mosquito. Now when this female Anopheles mosquito takes up these गैमेटोसाइट्स, ये ऑब्वियस बात है, उसने खाने में लिया है अपने, तो ये उसे कहाँ जाएगी, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गट में, यानी कि स्टमक में। जब वो स्टमक में जाती है तो स्टमक का एनवायरनमेंट, जो फीमेल एनाफिलिस के स्टमक का एनवायरनमेंट होता है वो कोल्ड होता है, बिकॉज इट इज अ कोल्ड ब्लडेड। एंड जो ह्यूमन में अभी तक जहाँ थे वो कैसा था, वार्म ब्लडेड थे। ये चेंज इन टेम्परेचर क्या करता है, इसमें गैमेटोजेनेसिस को इनिशिएट करा देता है, यानी कि ये गैमेटोसाइट्स जो थी अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैमीट में बन जाएंगी। जो माइक्रो थी वो मेल गैमीट बन जाएगी और जो मेगा गैमेटोसाइट थी वो फीमेल गैमीट बन जाएगी। गैमीट बन रहा है तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है। जो माइक्रो गैमेटोसाइट थी उसमें फ्लैजुला भी डेवलप हो जाएगा, इसलिए इस प्रोसेस को एक्स फ्लैजुलेशन भी कहते हैं। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के वक्त जो फीमेल गैमीट होती है उसमें एक कोन टाइप का डेवलप होता है जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। इसका न्यूक्लियाई भी इस फर्टिलाइजेशन कोन के पास आ जाता है। फ्यूजन करते वक्त जो मेल गैमीट होता है स्पर्म, वो भी अपना न्यूक्लियाई यहीं डिलीवर करता है और ये फ्यूज करते हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज जाइगोट या ookinete. द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जाइगोट और ookinete. ये कहाँ मौजूद है, अभी स्टमक में ही मौजूद है फीमेल एनाफिलिस के। उसके बाद ये ookinete पेनिट्रेट करता है स्टमक वॉल के थ्रू। मीन्स सपोज इफ दिस इज द स्टमक ऑफ say mosquito and this is the inner side and this is the outer wall. Surrounding the outer wall क्या प्रेजेंट होगा, हीमोलिम्फ, बिकॉज हम एक इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसके किनारे, इसके विसरल ऑर्गन के किनारे, स्टमक के किनारे बाहर सब क्या मौजूद होगा, हीमोलिम्फ मौजूद होगा, इसका सर्कुलेटरी फ्लूइड हीमोसील में। ये ookinete क्या करते हैं, ये अंदर से वॉल में पेनिट्रेशन स्टार्ट करते हैं और कहाँ आ जाते हैं, इसकी बाहर की वॉल पर आ जाते हैं एंड बाहर की वॉल की लेयर पे चिपक जाते हैं ये ookinete। जब ये बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, एंसिस्टेशन करते हैं या अपने किनारे एक हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जिसे हम सिस्ट कहते हैं। और इस एंसिस्टेशन को करने के बाद ये क्या करते हैं, ये करते हैं स्पोरोगोनी। क्योंकि एंसिस्टेशन करते हैं तो एंसिस्टेशन करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं oocyst, जिसमें खूब सारे अब स्पोर्स बनेंगे, स्पोरोगोनी करेंगे एंड पहला डिवीजन जो होगा वो कैसा होगा, पहला डिवीजन दीज विल टू स्पोरोगोनी। प्लाज्मोडियम एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, इसीलिए जो oocyst में पहला डिवीजन होगा वो जाइगोट है, 2n है। इसको n बनाने के लिए दिस इज अ 2n स्ट्रक्चर, इसको n बनाने के लिए जो पहला डिवीजन होगा वो क्या होगा, मियोसिस होगा। लेकिन उसके बाद जितने भी डिवीजन्स होंगे वो सारे क्या होंगे, माइटोसिस होंगे और माइटोसिस के बाद ये क्या बना लेंगे, खूब सारे स्पोरोजोइड्स बना लेंगे। नाउ दीज स्पोरोज आर फाइनली formed. Now, अब इमेजिन करिए these sporozoids are actually formed है, इनमें बने हैं, ये oocyst burst करते हैं और ये सारे sporozoids कहाँ आ जाते हैं, इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड हीमोलिम्फ में आ जाते हैं। जब ये हीमोलिम्फ मूव करता हुआ, सर्कुलेट करता हुआ इसके सलाइवरी ग्लैंड के पास पहुंचता है, वहां पे ये क्या हो जाते हैं, लॉज हो जाते हैं, वहीं पे सेटल हो जाते हैं।
ये यहाँ पे स्पोरोजोइड सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद हैं, और अगेन अगर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो सेम प्रोसेस रिपीट करके, सेम साइकिल रिपीट करके ये क्या करेगी, इट विल infect the new or healthy host again. So that is all about the life cycle of a malarial parasite. कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली हैं वो ये कि चिल्स और फीवर कब होते हैं, हीमोजोइन के रिलीज करने पे होते हैं. There are many other peculiar things which are actually related to the life cycle of malaria. Exactly, they are related to the malarial parasite itself. The exam में भी बहुत पूछे जाते हैं. I'll be uploading those few technical points in my next lecture. Till then, thank you.